तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवां कहां लुटा। कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। बैठाइए इनको, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो। गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने, आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, नो मोर, नो प्लीज। उन्हें बैठा दें, नहीं जा रहा, उन्हें बैठाएं। आप बोले, आप बोले। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत ध्यान से मैं नासिर साहब को सुन रहा था। वो किसी शायर ने कहा है, तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवां कहां लुटा। मैं बताऊंगा इन्हें कारवां कहां लुटा है। जरा मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए, मैं ठीक से इन्हें एक्सपोज करने वाला हूं। जी प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, अच्छा डिस्कशन आप चलने दें। मैं इनकी बातों को सुन रहा था और मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। माननीय सदस्य सैयद नासिर हुसैन जब इस बारी राज्यसभा में चुने गए, जब ये इनके जीत की घोषणा हुई, मैं उस समय कर्नाटक के बेंगलोर में था। कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में भेज दिया गया और इन्हें पचित किया गया। ये लोग, बैठाइए इनको, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो। आपस में बात नहीं, प्लीज प्लीज। आप बैठो, बैठो प्लीज, प्लीज आपस में बात नहीं, आपस में बात महोदय। आप चेयर को संबोधित करें, हमने नहीं चेयर को संबोधित करें। सभापति महोदय प्लीज, आप चेयर को संबोधित करें। सभापति महोदय, आज देश के लिए गौरव का दिन है। देश के आम मुसलमान के लिए, देश के गरीब मुसलमान के लिए, देश के पसमानदा बीच में टोका टोकी नहीं होगी, तो दोनों के लिए होना चाहिए। फिर तो प्लीज 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 नासिर जी, प्लीज प्लीज। झूठ बकवास सब उपसभापति महोदय नहीं जा रहा, आप रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, बैठ जाइए। उपसभापति महोदय, आज का दिन गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। पूरी की पूरी इस गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। मैं आभारी हूं माननीय मोदी जी का, जिन्होंने इस महान विधेयक को इस सदन में लाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, हम हिंदू हैं, हम लगातार अपने समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। हमने लगातार अपनी समाज की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया है। इतिहास बड़ा गवाह है, हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, हमने सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया। हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, हमने बाल विवाह निषेध अधिनियम लाए। हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होते थे, हमने विधवा विवाह अधिनियम लाया। आश्चर्य की बात होती है जब इस समाज की चर्चा होती है, आश्चर्य की बात होती है इन 75 सालों के अंदर एक बार भी मुस्लिम समाज के संशोधन को लेकर, सुधार को लेकर के, एक गरीब मुसलमान की जीवन की बेहतरी को लेकर के एक बार भी किसी प्रकार के सुधार आंदोलन को इस सदन में लाने का काम नहीं किया। आज यह पहली बार है और हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने इस मुस्लिम समाज के सुधार के ऐतिहासिक विधेयक को लाने का काम किया है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने थे, उनके दृष्टि में कभी हिंदू और मुसलमान नहीं होता था, उनका सिर्फ एक नजरिया होता था, गरीब और अमीर। आप गौर कीजिएगा, यह सदन गौर करेगा। हम जनधन योजना लेकर के आए, 42% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आए, 31% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम उज्ज्वला योजना लेकर के आए,
37% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम मुद्रा योजना लेकर के आए, 36% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम स्किल इंडिया लेकर के आए, 22.7% लाभार्थी मुस्लिम थे। हमने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया, अध्यक्ष महोदय 70% अधिक मुसलमानों ने उस योजना का इस देश में लाभ लिया। मेरे पार्टी की बैठक है, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री इसी बाल योगी सभागार में हम सारे सांसदों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने क्या कहा हमसे? उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। आपको याद होगा मित्रों, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, देते हैं। और अगर मान लिया जाए कि नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके काम नहीं होने चाहिए? क्या उनका विकास का काम नहीं होना चाहिए? हम सारे सांसदों को उन्होंने मीटिंग में कहा, अपने काम को करते समय कभी हिंदू और मुसलमान न करना, विकास की धारा सारे समाज पर समान रूप से पहुंचाने की बात कही। उन्होंने दूसरी बात कही, मैं पूरे देश को 2047 में विकसित भारत का सपना दिखाता हूं। क्या 20% मुसलमान अगर देश का पिछड़ा रह जाएगा तो क्या भारत का विकास का सपना पूरा होगा? नहीं। हमें भारत के विकास का मतलब है 20% मुसलमान के विकास की भी योजना बनानी है। यह कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ले सकते हैं। आजादी के 75 सालों के अंदर इस कल्पना को लेकर इस देश में कोई नहीं आया था। और तीसरी बात उन्होंने कही, सरकार के, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार के स्तर पर सरकार जो कुछ भी कर सकती है मुसलमानों के जीवन की बेहतरी के लिए हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं की भी रोल होनी चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी भूमिका होनी चाहिए। यह जमायत उलेमा की भी भूमिका होनी चाहिए। यह वक्फ कमेटियों की संपत्तियां जो पड़ी हुई हैं उनकी भी मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर करने में भूमिका होनी चाहिए। यह बात आज की नहीं थी, ये लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले की बात है अध्यक्ष महोदय। उस समय वो कल्पना लेकर चल रहे थे कि अगर हमने मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर लिया, पारदर्शी उपयोग कर लिया, उनकी आय को बढ़ा दिया, उनके ऊपर जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं उन कब्जेदारों को हटा दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो अकूत संपत्ति पूरे भारत में मुसलमानों के पास आएगी, हम उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए, उनके मुसलमान महिलाएं दर बदर भीख न मांगे, अपनी इज्जत का समझौता न कर सकें, कोई बूढ़ी मुस्लिम रात को खाली पेट सोने के लिए मजबूर न हो, हम उसके लिए व्यवस्था करके लाएंगे। और वस्तुतः अध्यक्ष महोदय, वक्फ अधिनियम की जो ही माननीय गृह मंत्री ने घोषणा किया, पूरे देश में तूफान आ गया। आश्चर्य होता है, वक्फ की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया। तुम्हारी मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी, तुम्हारे दरगाह कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे कब्जा कर लिए जाएंगे। मैं एक पत्रक लेकर के अध्यक्ष महोदय आया हूं। केरल और कर्नाटक की एक आतंकवादी संस्था है PFI, माननीय गृह मंत्री को आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने बैन किया है। PFI की एक दूसरी संस्था है SDPI। आज SDPI, मेरे पास पर्चे हैं, मैं गृह मंत्री को सौंपूंगा और आपको भी दूंगा। आज SDPI पूरे देश में, मेरे पास राजस्थान के पर्चे आए हैं जहां SDPI सबसे कमजोर है। पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वक्फ कानून अगर आ गया तो मस्जिदों पर भाजपा सरकार कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए, नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। आप चाहे जितना भी विरोध करते, वो मजबूती के साथ एक आम गरीब मुसलमान, एक दलित, एक पिछड़ी महिला, एक अनाथ महिला, एक तलाकशुदा महिला, अनाथ बच्चों के साथ खड़े होने वाले थे और इसीलिए वो मजबूती से विधेयक लेकर के आए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।